बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब और माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो खबर यह है कि IMF का 6 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जो गवर्नेंस के निज़ाम, अदालतों में मिलने वाले इंसाफ और सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल जानने के लिए मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और अफराद के साथ मेल मुलाकातों में मसरूफ है। आज IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी साहब से 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें जजेस की तकर्रुरी, निज़ाम इंसाफ की खामियों और दीगर अहम मसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिशें की गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू की और बताया कि उन्होंने वफ्द को वाज़ेह कर दिया कि आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। यह हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस का बयान अपनी जगह, सियासी तौर पर IMF वफ्द की आमद पर तनकीद और तारीफ दोनों ही हो रही हैं। PTI ने IMF के वफ्द की आमद को मौका गनीमत जानते हुए इसे अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने ऐलान किया है कि वो जुडिशल कमीशन की मुलाकात में आम इंतखाबात 2024 और 26वीं तरमीम का मामला आलमी मालियाती फंड के वफ्द के सामने उठाएंगे, जबकि बानी तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने अलग से बयान में कहा है कि उन्होंने IMF वफ्द को पेश करने के लिए एक डोजियर तैयार कर लिया है, जिसमें PTI पर 2.5 साल में हुए मसालिम से मुतालिक बताया जाएगा। IMF के ऐलानात के अलावा आज जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने भी बानी PTI के खत से मुतालिक सवालात के जवाब दिए और बताया कि बानी का खत जजिस कमेटी को भेज दिया गया है ताकि इस खत की बुनियाद पर समाअत करने या ना करने का फैसला भी किया जा सके। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया है कि उन्हें एक और खत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी मौसूल हुआ है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान तरक्की करते हुए दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। स्टार्ट करते हैं उस मेल मुलाकातों से जो कि IMF के वफ्द की इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। रियासत अली आज़ाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूंगी, चूंकि आप माहिर कानून भी है और इसी बिरादरी से आपका ताल्लुक भी है, मुझे ये बताइएगा सर, ये मैंडेट कब से मिल गया IMF को कि वो पाकिस्तान में गवर्नेंस के मामलात को भी देखे और फिर रूल ऑफ लॉ को भी देखे? और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से 1 घंटा उनकी मुलाकात जारी रही है, फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि जब 6 जजेस की तकर्रुरी का मामला आया तो क्या कहते हैं 4 जजेस साहिबान जो थे उन्होंने 2 जजेस साहिबान ने उस इजलास का बॉयकॉट भी किया। ऑपोजिशन के एक मेंबर, जुडिशल कमीशन के एक मेंबर जो थे वो भी बॉयकॉट करके चले गए। सब कुछ ही बताया होगा ना उन्होंने तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, आपके 2 सवाल के हिस्से, पहले सवाल का मैं हिस्सा IMF के हवाले से, मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका काम है इंसाफ करना। उसका किसी भी वफ्द से मुलाकात करना मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनसे नहीं मिलना चाहिए था। रीज़न बिहाइंड दैट कि ना तो वो इस सिस्टम का हिस्सा है जो आए, या तो ना कोई किसी UK की, अमेरिका का कोई चीफ जस्टिस आया है वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो फिर तो हो। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ना डोमेन है, ना इसकी कोई आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है कि IMF आए और सुप्रीम कोर्ट की वो विजिलेंस करे या उसकी स्क्रूटनी करे। ये तो सच्ची बात है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ इट इज़ वेरी ऑड फॉर मी। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जो इसके अदलिया के हवाले से, ज़रियाब आपने प्लीज थोड़ा सा मुझे दोबारा रिमाइंड करना। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने बताया होगा उन्हें अदालती मामलात के हवाले से और अदलिया के निज़ाम के हवाले से, तो फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा ना कि कल जैसे 6 जजेस का तकर्रुर हुआ था तो जो जजेस साहिबान जो थे उन्होंने बॉयकॉट किया, बॉयकॉट की वजह भी बताई होगी, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया होगा। देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि ये तो घर की बात है, इदारे के अंदर की बात है। इसका IMF को बताना जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो तो पाबंद नहीं है। देखिए, ये अपनी जगह पे, लेकिन जो जजेस साहबान ने खत लिखे हैं, जो जजेस साहबान ने एब्सटेन किया है जुडिशल कमीशन के इजलास में, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान ने खत लिखे उसकी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। मैं खतों किताबत वाली जुडिशरी में खैर बिलीव नहीं करता, लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हो गए, डू एज द रोमन डू, तो मैं समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम आई है उसके बाद खतूत जो है ये भी जस्टिफाई हो गए। और मैं समझता हूं
कि 26वीं तरमीम से जो आज़ाद अदलिया, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 और उसके अंदर जो लेजिस्लेशन की गई वो आर्टिकल 8 जो चैप्टर नंबर 1 है आइन को उससे मुतसादम है। उसके अंदर बहुत सारी कबातें हैं और उसके अंदर आपने एक कोर्ट पैकिंग का जो प्रोसीजर जारी कर रखा है, हमने इसको चैलेंज भी कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने होंगी आपको लगता है? ये तो देखिए प्रिजम्पशन पे बात है, मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। चीफ जस्टिस इस चीज का पाबंद नहीं है और ना ही उन्हें ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हाँ, कोई पॉलिटिकल लोग जैसे आपने जिक्र किया अगर वो देना चाहे तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर दिया जा सकता है, लेकिन ये चीफ जस्टिस पाबंद नहीं है उनको कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन देने के। मैं तो कहता हूं कि इनको मिलना भी नहीं चाहिए था कि IMF से इनका क्या ताल्लुक। फिर आप कह रही थी कि जी वो आके ये करेंगे वो करेंगे। भाई जब कौमें मकरूज होती हैं तो फिर जो कर्ज देते हैं वो आपके आइन और आपके निजाम को नहीं, वो अपने आइन और निजाम को। और आपने जैसे कहा ना कि ये तो उन्हें मिलना नहीं चाहिए था, मेरा भी सवाल यही है हो जाए या कोई आइन कानून की बात करे। आज IMF वाले मिल रहे हैं तो कल वर्ल्ड बैंक वाले भी मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक वाले मिल रहे हैं तो फिर हो सकता है एशियाई तरक्याती बैंक वाले भी मिल रहे हैं। बहरहाल नौशाद अली साहब मुझे ये बताएगा, रियासत अली आजाद साहब ने कहा ना कि चीफ जस्टिस साहब तो पाबंद नहीं है उन्हें ये बताने के कि किसके तहफुजात थे, कौन नाराज है या यहाँ पे मामलात क्या चल रहे हैं। हुकूमत तो पाबंद है ना, क्योंकि हुकूमत ने तो अग्रीमेंट कर रखा है उनके साथ कि आपको हम बिल्कुल खुली इजाजत देंगे, रास्ता देंगे, आप देखें रूल ऑफ लॉ गवर्नेंस के मामलात हमारे कैसे चल रहे हैं। आखिर पैसे लिए हमने उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो ये है कि जो वक्त IMF का आया है उसकी नौइयत क्या है। ये नौइयत कंफ्यूजन की वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए। बहुत सीनियर पार्लिमानी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसकी कोई सेंस मुझे नहीं आई, हो सकता किसी और को समझ आती हो। बात यह है कि ये कौन सा दौर है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज छुपी हुई है, या ये जो गुफ्तगू मैं और आप कर रहे हैं ये जजेस की या जजेस बहाली की, या ये जो 2 जज जो है वो मीटिंग से उठकर गए या 4 जज बैठे रहे, ये सारी बातें जो हैं ये किसके इल्म में नहीं है। ये सारी बातें जो हैं ये जुबान ज़दे आम है और ये सारी दुनिया को पता है, इसके अंदर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है, मेरी राय ये है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो मकसद है इस मुलाकात का वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है। और ये जो GCDA का जो फ्रेमवर्क है, इसकी जो रिपोर्ट बनती है उसका मकसद ये होता है कि आपका जो रुकन मुल्क है, ये नहीं कि जिसने कर्ज लिया हुआ, जो रुकन मुल्क है वो उनको अगर कोई मसला दरपेश है तो IMF का जो माहिरीन की जो उनकी टीम होती है वो ग्राउंड पर जाकर चीजों को असेस करती है और उसकी रोशनी में एक रिपोर्ट मुरतब करती है। उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात होती हैं जो एक्चुअली माहिरीन की राय में उस मसले से निपटने के लिए होती हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि आपके यहाँ करप्शन का इंडेक्स जो है वो मुसलसल जिस तरह आपने हवाला दिया वो बढ़ रहा है, तो उसके पीछे ये अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। लेकिन नौशाद साहब मेरा सवाल अभी भी यही है, इस पर थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी दीजिएगा कि अगर तो ये IMF पाबंद मतलब हुकूमत पाबंद नहीं है उन्हें बताने की या ना बताने की, या जिस तरीके से IMF आपने कहा ना कि कुछ भी मामला जो इस वक्त है वो ढके छिपे नहीं है, अगर वाकई इतने क्लियर एंड कट हैं तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी IMF के वफ्द को चीफ जस्टिस से मिलने की? एक बात वो होती है जो गैर मुसद्दिका जराए से या मीडिया के जराए से या हेयर से के जरिए पहुंचती है। एक वो होती है जब आप उन आदाद शुमार की बुनियाद पर उसके कंसर्न्ड लोग जो हैं उनसे उन आदाद शुमार की तस्दीक कर लेते हैं और उनके ट्रेंड्स चेक कर लेते हैं, उसकी वजूहात जान लेते हैं, उसके मुंह से जिनसे रिलेटेड वो आदाद शुमार हैं, तो उससे आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आती है जिसकी बुनियाद पर आप बेहतर तज्जिया करने की पोजीशन में होते हैं। और जब आपकी तशखीस बेहतर होती है, ये एक तरह का तशखीसी वक्त है, इसे अगर आप कहें, ये आपके प्रॉब्लम्स की तशखीस करने की कोशिश कर रहा है और फिर उसका सोल्यूशन देगा। जब तशखीस बेहतर होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, चले जो आपने तशखीस के ऊपर कुछ सवाल उठाए ना, उसका जवाब मैं रजी साहब से लेती हूँ। ये जो चेकअप हो रहा है और IMF की जो डॉक्टर टीम है जो सब पाकिस्तान आई हुई, रिजवान साहब मुझे ये बताइएगा, उन्होंने तो फिर बहुत सारे मर्ज हैं ना, अमराज हैं कि जिनकी तशखीस करनी है। एक मर्ज तो ये भी था कि हुकूमत ने अपनी चाक खर्चियाँ कम करनी है, एक मर्ज तो ये भी था कि जो उनके सरकारी उनके साथ से जाहिर करने हैं। ये सिर्फ अदलिया की आज़ादी ही पहला स्टेप होगा तशखीस का, इसके अलावा भी अगर मतलब मजीद दीगर मसाइल जो हैं उसकी तरफ बढ़ना होगा। और एक और बात सर, आज याहिया अफरीदी साहब ने जब IMF के वक्त से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े अच्छे टाइम पर आए हैं,
हम लोग जो है वो एक मतलब यानी कि तकनीकी हम लोग जो है वो कुछ पॉलिसी जो है ना कुछ रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं अदलिया के निज़ाम में। तो सर एक तरफ तो जजेस और वकला सरापा एहतजाज है, बेशक मैं ये कहूंगी कि तमाम लोग नहीं, लेकिन वकला बरादरी में कुछ कम्युनिटी मेंबर चले जो भी है, लेकिन सबकी राय तो काबिल गौर रखनी चाहिए ना। तो दूसरी तरफ पॉलिसियां चल रही हैं मतलब इनके रिफॉर्म्स करने की, तो सर कैसे रिफॉर्म्स होंगे पॉसिबल? देखिए, आज कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने एक जज साहब को शटअप कॉल दी है, और बेहतर है कि जर्नलिज्म को शटअप कॉल ना ही है, इसलिए हम सिर्फ बातें वहां तक रखें जहां तक हमारे पास बकायदा रिपोर्ट होके पहुंची हैं। लेकिन उन बातों की तरफ जाने से पहले मैं आजाद साहब से एक याद दहानी करवाना चाह रहा हूं। सर, एक कोर्ट पैकिंग हो रही है आजकल, एक कोर्ट ब्लैकमेलिंग भी हुई थी। आपके ओहदे में बैठे हुए एक शख्स ने एक जज के आने के ऊपर उसके कमरे के सामने बैनर लगाया था, और फिर वो खुद जज बन गए थे हाई कोर्ट के। किड़े सर वो जरा रहनुमाई करो, आजकल भी सुने जज ही होंगे ने आजाद साहब, वो भी जरा कौम को बताया करें कि नहीं। अब मेरी बारी है, मेरी बात सुन लीजिए। कौम को ये बताया करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख कितनी दरसिंदा है, ठीक है ना। ये आप बात नहीं बताते पूरी, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देने लगे। अब आप आ जाइए इस पे। हाँ। देखिए, जब तक आपने सवाल किया, मुझे मौका तो दे इसको आंसर करने का। आपकी बारी आएगी भाई, तो दे दीजिएगा। मेरा तो अभी मेरा तो जवाब शुरू नहीं हुआ भाई। मैंने आपकी बात का जवाब दिया भाई। मुनासिब नहीं है, नहीं बिल्कुल मुनासिब नहीं है, दूसरे की बात पे बोलना कतई मुनासिब नहीं है, अपनी बात पे बोलना चाहिए टुवर्ड्स द जज एंड टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। भाई इंस्टीट्यूशन की तरफ कौन कर रहा है भाई? सबकी मां जो है पार्लियामेंट, उसको गालियां बकी गई हैं, तो उसका जवाब आया। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर। वैसे ये कौन सा स्थान है जिसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं? मेरी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो हाथी को टटोल के बताया जा रहा है ना कि वो कोई थंब होता है या कोई बड़ा लंबा सारा रस्सा होता है, उन लोगों की खिदमत के अंदर अर्ज है कि बड़ी दरखिंदा तारीख है हमारी अदलिया की। यानी एक जज होते थे इफ्तिखार चौधरी साहब, यानी एबीसी का नहीं पता था उस शख्स को कि इकोनॉमिक्स की, मालियात की एबीसी क्या होती है। उन्होंने एक रिकॉर्डिक का मुआहदा था, उसको ओपन कर दिया, ठीक है। उस मुआहदे के अंदर 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान को फाइन हो चुका है, और पाकिस्तान अदा कर रहा है किस्तों के अंदर। फिर एक साहब होते थे जिनका नाम था साकिब निसार साहब, उन्होंने अपने मुअज़्ज़ज़ कुलीग की ड्यूटी लगाई कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जमीनों के कब्जा ग्रुप को 20,000 एकड़ जमीन बख्श दे, और जितने में मर्जी बख्श दे। तो 460 अरब रुपए में उन आड़ती साहब ने सौदा करवाया। 460 अरब 1, 460 अरब 2, 460 अरब 3। ये है अपनी लिमिट्स और मैंडेट से बाहर जाना। आपने तारीख के हवाले तो दे दिए, मौजूदा हाल का भी तो नक्शा खींच दें। मेरी बात देखिए, हमारी अदलिया दुनिया भर के अंदर इतनी बदनाम हो चुकी, दुनिया की 140 ममालिक की रेटिंग के अंदर, और आजाद साहब इस अदलिया का हिस्सा है, बाहर जो है इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जुडिशरी। तो हमारी अदलिया इतनी बदनाम हो चुकी कि हमसे जो भी मुल्क डील करता है वो कहता है भाई अगर आप हमारे साथ डील करने लगे हैं तो ए विच को फड्डा ना पा बैठ, इन्होंने कोई ताल्लुक ही नहीं गा, ये निकल के छक्के मार देने, ये इसमें फड्डा ना डाल बैठे। आईएमएफ का वफ्द इसलिए आया था, अगर हम चीफ साहब की ब्रीफिंग सुने तो उन्होंने कहा कि जी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आप उसमें कोई स्टे तो नहीं दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कानून के अंदर लिखा है कि मालियाती मामलात में 90 दिन स्टे चलता है। यहां पे एक पेट्रोलियम कंपनी का लाहौर हाई कोर्ट में 2.5 साल से स्टे चल रहा है, जज साहब खुद पहरा दे रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है एक वकील साहब ने कि भाईजान ये 2.5 साल से अरबों रुपए का स्टे लेके बैठा हुआ ये शख्स, और हर तारीख के ऊपर नई तारीख डाल देता है। बदनामे जमाना हमारी अदलिया के जो और भी मामले चल रहे हैं, मेरा भी सवाल वही है रिजवान रज़ी साहब कि तारीख तो आपने बता दी, आती हो रियासत साहब सवालों का मुझे मौका आ रही हूं मैं आपके पास। आप अच्छा अनवर साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूं। जी रियासत साहब। देखिए, सबसे पहले एक जज साहब के मुतल्लिक जो मेरे भाई ने जबान इस्तेमाल की, मैं तो कभी ऐसे ना मैं खुद बोल सकता हूं ना किसी को ये कह सकता हूं कि आप ऐसी कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज टुवर्ड्स एनी जज इस्तेमाल करें। दूसरी बात कि जी बैनर लगा था
तो भाई हमारी इस्लामाबाद का आज भी ये मुतालबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जितने सूबे उनकी रिप्रेजेंटेशन आगी, बाकी जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिए जाएं। ये तो मुतालबा हमारा आज भी, अगर उस वक्त मुतालबा था तो उसमें हर्ज क्या था। और उसके बाद अगर वो सदर, आज मैं सदर हूं और मैं रिटायर हो जाता हूं और मैं जज बन जाता हूं, तो आइन के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है? सदूर ही बनते, लाहौर में भी देखे इसी प्रोफेशन से लोग आते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि अदलिया कौन होती, देखे उस पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं जो सॉवरन है, जिसने 26वीं तरमीम जैसे कि ये पूरी कौम ने देखी। आप उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि वो सॉवरन है जिसके प्रोटेक्शन ऑर्डर कोई नहीं मानता। आप उस अदलिया की बात कर रहे हैं जिसमें जज का पुत्र जज बनता है, आप उस अदलिया की बात कर रहे हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल का पुत्र अटॉर्नी जनरल बनता है। ऐसे ना करें, सुन तो ले, सुना है, मैं उन्ना की मुताबिक मेरी भी गुफ्तगू सुन ले, मुझे भी मौका दे। अगर आपने मुझे बुलवाया तो मुझे सुने, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी जी, ये कोई तरीका तो नहीं है ना, अपनी टर्न पे बात करें, अपनी टर्न पे बात करें। सर आपकी बात होगी उस्मान रज़ी साहब, आपको मैंने पूरा मौका दिया, मैंने अनवर साहब से बात करके मैं आऊंगी। 1 मिनट आजाद साहब, आप बात मुकम्मल करें। आजाद साहब का जवाब आएगा। अच्छा, आपको कौन सी अथॉरिटी, ये आपको कौन सा लॉ और आइन देता है कि आप अदलिया को कहें कि ये गलत है और बाकी जो सारे लोग हैं वो हाजी सनाउल्लाह हैं? मैं किसी, देखे अदलिया के अंदर भी ऐसे जजेस हैं, जस्टिस मुनीर जैसे भी जजेस गुजरे, काजी फैजी साहब जैसे भी गुजरे, इसके अंदर AR कार्निलियस जैसे गुजरे, MR कियानी जैसे गुजरे, दुराब पटेल जैसे गुजरे, बड़े कमाल के जुरिस्ट भी गुजरे। लेकिन मैन हैसुल इदारा किसी को ब्लेम करना, मैं समझता हूं कि ये आपका अंदर का कोई इंतकाम हो सकता है या आपकी कोई जाती रीजन हो सकती है टू वर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। हम चूंकि इसका पार्ट एंड पार्सल है, हम तो जो जजेस अदालतों में बैठे हैं, हम तो आजाद अदलिया की बात करते हैं। हम उन जजेस के खिलाफ है जो नौकरी पेशा जजेस हैं, हम उन जजेस के खिलाफ है जो कंप्रोमाइज हो जाए। हम तो कहते हैं कि आर्टिकल 175 आर्टिकल 3 दिया गया, उसके मुताबिक अदलिया को पाकिस्तान में प्रिवेल करना चाहिए। वो इसी क्लैरिटी के साथ इन मामलात की जांच पड़ताल करके जाए। अनवर रज़ा साहब काफी देर से हमें सुन रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी क्या कहते हैं तकसीम हुई बैठी है अदलिया और हमारे जजेस साहिबान, तो ऐसे में नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की जो तैयारियां की जा रही हैं, मुझे बताइएगा ये किसको हजम होंगी? और दूसरा ये भी कि फैसल चौधरी साहब फरमा रहे हैं, उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि वो भी IMF के वफ्द से मुलाकात करेंगे और एक डोजियर उन लोगों ने तैयार कर रखा है। तो सर उसको डोजियर तो मैं नहीं कहूंगी, मैं फिर ये कहूंगी कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। तो हाउ डू यू सी दिस? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, IMF की चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात जो है वो हमारे कमजोर निज़ाम अदल पर एक और सवालिया निशान है। देखिए, या तो IMF ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, इदारा जाती रिफॉर्म्स के लिए कोई फंड्स दिए हों इंडिपेंडेंटली, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारा ये आईनी और कानूनी हक है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें। देखिए, ये मैं इसको अपनी आजादी में इसको बिल्कुल वो समझता हूँ, मुदाखलत समझता हूँ। तो दूसरी बात मुझे बताइए, जिम्मेदार तो फिर आपको हुकूमत को ठहराना चाहिए, ये मैंडेट उन लोगों ने उनको दिया है। डेफिनेटली ज़राब, ये वजारत खजाना की दरखास्त पर जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मुलाकात उन्होंने IMF के वफ्द से की है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो ये मुलाकात करना नहीं चाहते, ना ही उनका मैंडेट है। लेकिन चूंकि वजारत खजाना ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को उन्होंने ऑनर किया। बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस ने अपनी गुफ्तगू में कहा, सहाफियों से बात करते हुए कहा। अब बात क्या है? देखिए, जो आपके यहाँ इख्तलाफी आवाजें हैं जिन्हें आप रियासती जबर के जरिए, ताकत के जरिए, मुख्तलिफ कवानीन के जरिए दबा देना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, जब ये IMF का वफ्द जो है अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मिलेगा, तो क्या वो जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं या उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत से मुताल्लिक है, वो वहां पर उनका इजहार नहीं करेंगे? जिस डोजियर की आप बात कर रही हैं, जो चार्जशीट मैं समझता हूं हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने तैयार कर रखी है, वो जब IMF के सामने जाएगी, क्या उनका इंप्रेशन क्या होगा? तीसरी बात, वो IMF, देखिए ये क्यों उन्होंने मुलाकात की, मुझे लगता ये है कि जो लेकिन इसमें एक और हम सवाल भी है, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि IMF का वक्त मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या ऑपोजिशन के मेंबरान से?
क्यों नहीं मिलेगा? जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिल सकता है, पार्लियामेंटेरियन से मिल सकता है, हुकूमती अहदेदारों से मिल सकता है, तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन हासिल करने के लिए तो वो अपोजिशन से नहीं मिल सकता। वो तो जो जर्नलिस्ट हैं, जो इकोनॉमी को कवर करते हैं, उनसे भी मुलाकात करेगा। तो क्या इंडिपेंडेंट जो राय होगी वो इंडिपेंडेंट राय लेने के लिए आए हैं? मुझे लगता है आप देखिए कि जो आपकी सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी है, उसका तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है, IMF ये चाहता है। वो कैसे बनाया जाएगा? देखिए, क्या मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा और जब जुडिशरी, जैसे रजी साहब ने कहा कि इतने लंबे फैसले करेंगे, स्टे दे दिए जाएंगे, तो जो सरमायाकारी यहां पर की जानी है, उन सरमायाकारों का तहफ्फुज़ कैसे यकीनी बनाया जा सकेगा? इसको एक तरफ रखिए। लेकिन ज़रियाब कंसर्न ये है, बीइंग पाकिस्तानी, मुझे ये कि क्या IMF का ये जो वफ्द है, इसको जरूरत क्या थी और क्या गवर्नमेंट को चाहिए था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट करती और हमारी जो इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी है, उनमें मुदाखलत करते? देखिए, मुझे तो बड़ा ये मायूब लगा है, माजरत के साथ, क्योंकि हमारा जो कमजोर निजाम अदल है उस पर सवालिया निशान होने के साथ साथ आप जो आपने 137वें गालिबन नंबर पर है हमारी अदलिया का, आप रियासत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप यकीन जानिए जो सिविल, जो निचली कोर्ट्स में होता है, वहां आप उनके लोगों के साइलिन की हालत देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। तो क्या हमने निजाम अदल को बेहतर करने के लिए उनसे, या तो मुझे बताया ना कि उन्होंने फंड दे दिए इंडिपेंडेंटली, तो मिल भी लेते, फिर भी इसके बावजूद भी उनका ये मैंडेट नहीं था और ना ही हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। रज़ी साहब ब्रेक लेने दें, मैं भरपूर मौका दूंगी आपको। चलें, कह दीजिए। 27,000 अरब रुपए जो कि 9 अरब डॉलर से जायद बनती है, उसके स्टे ऑर्डर पड़े हुए हैं हमारी अदलिया के पास, इसलिए आया था IMF का वफ्द। चले, मैं ब्रेक के बाद अभी जब आऊंगी तो यहाँ से कंटिन्यू करूंगी कि जो कि फैसल चौधरी साहब ने एक डोजियर तैयार कर रखा है, जब पानी PTI के जो पार्टी के मेंबरान हैं, जब वो मिलेंगे IMF के वफ्द से, तो क्या ये अलार्मिंग होगा गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि खुद उन्होंने ही तय किया था कि रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के मामलात, इसके ऊपर जो है ना IMF के जो वफ्द है वो चीज़ों को देख सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। तो क्या हाथों की बात नहीं, दांतों से भी घोलनी पड़ सकती है? और जो तो किताबत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बानी PTI के 2 खत, जस्टिस याहिया अफरीदी को 1 खत, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक खत लिख दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। चल क्या रहा है? स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नासिर, ब्रेक पर जाने से पहले 2 अहम पॉइंट्स मैं यहाँ पर छोड़ के गई थी। एक तो वो जो कि PTI के वकला ने या फिर उनकी टीम ने अपना डोसियर तैयार कर रखा है और IMF के साथ, वफ्द के साथ उन्होंने वो शेयर करना है। दूसरा ये कि बानी PTI ने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, जिसका रद्द अमल भी सामने आया और उन्होंने ये जो खत है वो उठाकर बाइनी बेंच को भेज दिया है। क्या यही मकसूद था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका खत आईनी बेंच को भिजवा देते? अगर उन्होंने आईनी बेंच को ही भिजवाना होता तो शायद वो खुद ही वहीं पास ऑन करते थे। तो ये सारी मिस्ट्री भी आज जो है ना उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि बानी PTI तो खुलेआम खतूत लिख रहे हैं, लेकिन PM साहब को क्या हुआ? अचानक बैठे बैठे उन्होंने भी याहिया अफरीदी साहब को खत लिख दिया है, लेकिन खत पोशीदा है। रज़ी साहब जैसे बाखबर सहाफ़ी इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या होगा उस खत में, ये भी जरा मैं जानूंगी। लेकिन निशात साहब, मुझे ये बताइएगा, जो फैसल चौधरी साहब ने डोजियर तैयार कर रखा है भारी भरकम, नो डाउट ये किसी चार्जशीट से कम ना होगा, आपको लगता है कि कोई ना कोई टारगेट जो अचीव करना चाह रही PTI वो उसे हासिल हो पाएगा? और जो उम्मीदें IMF के वफ्द से अगर वो रख ही रहे हैं, कुछ भी बांध रहे हैं सियासी तौर पर, तो वो बांधना दुरुस्त है? देखिए, वो तमाम जो भारी भरकम डोजियर है वो आप रोज जो है टीवी चैनल से लेकर और जो पार्लियामान के अंदर और जलसे जुलूसों के अंदर वो सारा डोजियर आप रोज की बुनियाद पे सुनते हैं। वो सारी चार्जशीट हो, वो सारे जो इवेंट्स हो, वो सारे आप लोगों को, मुझे हर बंदे को मालूम है। कोई ऐसी खास चीज वो बता नहीं सकते IMF को जो उन्होंने पहले बताई नहीं। IMF वो बातें वाले हर वक्त पब्लिक न्यूज थोड़ी ना देख रहे होंगे या कोई और चैनल थोड़ी ना देख रहे होंगे कि उनके पाकिस्तान के हालात का पता हो, ऐसे चल ही रहा है। कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, देखिए, अब वो जो भी बातें वो करते आ रहे हैं वो सबके सामने हैं, वो हर जगह पर ये है, वो मालूम है। वो कोई ऐसी चीज में यकीन रखिए, अगर मेरी बात का एतबार करें तो वो 1% भी कोई ऐसी नई चीज नहीं बता सकते या 1% भी ऐसी बात नहीं बता सकेंगे जो आपको और मेरे इल्म में ना हो या लोगों के इल्म में ना हो। और जहां तक बात रही, वो तो वो बातें भी बता देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती होती। तो इस तरह की अगर कोई बात वो बता दे तो उसका कोई सर पाव नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बाकी बात देखिए, IMF जो है वो हमारे सियासी मामलात में किस हद तक मुदाखलत कर सकता है या करना चाहता है,
या करेगा, ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है। आईएमएफ से राब्ता करने की बहुत कोशिश की गई, आपको याद है आईएमएफ खत भी लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, उन खतों का कोई असर नहीं हुआ। आईएमएफ जो है, देखिए एक लैंडिंग इदारा जो होता है, ये बिल्कुल इसी तरह है, अगर आप समझें तो बैंक जो होता है ना, जब आप बैंक के पास कर्ज लेने जाते हैं ना, तो उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर वो फैसले करते हैं, और फैसले करने के बाद वो आपकी और मेरी उसके ऊपर जो भी राय हो उसको वो सुन तो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कोई कान नहीं धरते। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए कि सियासी जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा, पिछले सेगमेंट से मुतल्लिक हैं, मैं मुझे मौका नहीं मिला, मैं आप बता दूं। देखिए, डायकॉटमी ऑफ पावर जो थी वो उस वक्त जब ये तय हुआ था कि सीनियर तरीन जो जज है वो चीफ जस्टिस बनेगा, उससे पहले जो है वो जजेस इसी तरह से एक खास और तरीकेकार से तय किए जाते थे। तो आज अगर 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई और तरीकाकार इख्तियार किया, मैं हो सकता है उससे इख्तिलाफ करता हूं, मैं हो सकता है उससे एग्री हूं, लेकिन वो आइन बन चुका है उस तरमीम की सूरत में, और अब पार्लिमान के जरिए ही उसको खत्म किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि लॉ फर्टर्निटी के अंदर, ये भी जो रजी साहब ने कही थी बात, वो इंपॉर्टेंट है कि लॉ फर्टर्निटी में जो तकसीम है वो बता रही है कि वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे अग्री करते हैं। और मैं आपको आज एक ये बात भी बता दूं कि कोई भी हुकूमत होगी वो आकर इस 26वीं आईनी तरमीम को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि जो अदलिया की आजादी है उसके जो नताइज सामने आए थे वो नताइज वो तो नहीं यही है से साबित हो गया ना नौशाद साहब कि 26वीं आईनी तरमीम कितनी बदबूदार और कितनी ताफुन ज़दा है कि अगर कोई गवर्नमेंट दोबारा तश्कील भी दी जाती है तो वो भी इसे अपने मफाद में ही इस्तेमाल करेगी। नहीं, मैं बदबूदार ये अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा किसी तरमीम के लिए। पार्लियामान के अंदर जो भी बिल पास किया जाता है या तरमीम पास की जाती है उससे इख्तिलाफ होना अलग बात है। मकासद की बू तो आती है ना उसमें से, सियासी मकासद की बू तो आती है। चले एनीवेज पॉइंट आपका आ गया, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, उसकी बात तो सुन लीजिए ना, मैं तो जो बात कह रहा था उसको जरा मुझे मुकम्मल कर लीजिए। मसला क्या है? तो मसला ये नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत तो आज है, कल नहीं होगी, कोई नई हुकूमत आएगी। मसला ये है कि जो अदलिया की आजादी के सम्राट हमने समेटे हैं वो असरात ऐसे हैं कि कोई आइंदा की हुकूमत भी इसको खत्म नहीं करेगी। इस बात को समझे आप, उसके ऊपर जो मर्जी लकब उसको दे वो अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी है, इसे हमें फेस करना पड़ेगा। चले, ये अगर रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर टेक्निकल जो कानूनी राय है वो भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन अब जरा मैं खतूत की तरफ आती हूँ ना, कि जो आज खत लिखा, मतलब ये इनके जो रिएक्शन सामने आया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बानी पीटीआई के खत के हवाले से, उन्होंने ये खत रियासत अली आज़ाद साहब उठाकर आईनी बेंच को भेज दिया। मतलब ये कि बसद एहतराम खुद से शॉट नहीं मारना चाह रहे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वो चाह रहे हैं कि विकेट के पीछे जाए गेंद। दूसरा ये भी मुझे बता दीजिएगा, उन्होंने अपने खत में कहा, बानी पीटीआई ने कहा आर्टिकल 184 की शिक 3 का हवाला देके कि वो केसेस मरियन के अस खुद नोटिस लें। अब मुझे ये बताइएगा, उन्होंने तो कह दिया कि आप अस खुद नोटिस लें, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये अस खुद नोटिस लेने का अख्तियार अब है किसके पास? ज़रियाब, इसमें दो तीन बातें। एक तो 184(3) के तहत अब कमेटी है ना वो डिसाइड करती कि इसमें सो मोटो लेना है या नहीं लेना। दूसरी बात ये है, खत जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, वो जजमेंट नहीं है। तीसरी बात ये है कि जी इन मेरे भाई ने जो बात की, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। जो हम चीख चिल्ला रहे थे कि जो ट्राइकाटमी ऑफ पावर और 1996 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324 अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अदलिया को इंतजामिया से अलग किया जाएगा विद इन 14 ईयर्स प्रोग्रेसिवली। उन्होंने खुद बता दिया है कि ये आज़ाद अदलिया के सम्राट हमने देख लिए, यानी बाय विर्चू ऑफ दिस अमेंडमेंट उस आज़ाद अदलिया का जनाजा निकाल दिया। इसको इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया है कि आने वाली हुकूमत भी इसको रिवर्स नहीं करेगी। मेरे ये लफ्ज़ आपके प्रोग्राम में ये उधार रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि पहले जो हमारी 26वीं तरमीम है जिसमें हमारा मुतालबा है कि जो कल जो जजेस लगाए गए उनसे पहले वाली सुप्रीम कोर्ट उसको सुने, कलेक्टिव विजडम आए, वो स्ट्राइक डाउन कर देगी। क्यों? इसलिए कि आर्टिकल 8 जो उस आइन के अंदर दिया गया है ये उससे रिपग्नेंट है, आर्टिकल 227 के से रिपग्नेंट है। फिर देखे आइन के अंदर बता दिया गया है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट ठीक है सॉवरन है, लेजिस्लेशन कर सकती है। सॉवरन क्यों है ये आपने
बरतानिया से निजाम लिया। बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिवाय मैग्ना कार्टा के और पिटिशन ऑफ राइट्स, और इसके अलावा हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन बाय विर्चू ऑफ रेलेवेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो इसकी इंटरप्रिटेशन करती है। वो अगर ऐसी लेजिस्लेशन जो उन बुनियादी ढांचे से और जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उससे रिपग्नेंट है तो उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि या ये सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी या कोई भी हुकूमत जाएगी वो इसको बिल्कुल ये 27वीं तरमीम करके इसको वापस लेगी। इस 26वीं तरमीम में ये अदलिया ये निजाम नहीं चल सकता। ठीक है, अब चले पॉइंट आपका आगे। मुझे ये बताइएगा रिजवान रज़ी साहब, हम बानी पीटीआई के खत को तो डिस्कस कर रहे हैं और मजीद मैं इस चीज़ को एक और भी तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी कि एक यूएसबी भी उन्होंने भेजी है। अब क्या होगा उस यूएसबी में वल्ला आलम, लेकिन जस्टिस अफरीदी साहब तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शवाहिद भेजे गए हैं कि मैं चाहता हूं कि आईनी बेंच जो है वो उन मामलात को देखे। और दूसरा ये भी कि बानी पीटीआई को तो चले छोड़े, मुझे ये बताइए पीएम साहब ने क्या लिखा होगा? वो जो जुडिशल रिफॉर्म्स हो रही हैं उसके बारे में लिखा होगा, लेकिन उसके बारे में मैं अर्ज कर देता हूँ, उसके बारे में बाद में अर्ज करूँगा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ भाई जनाब आज़ाद साहब की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोलते बहुत बुलंद है, मैं डर जाता हूँ, मेरा त्राह निकल जाता है। मैं आज़ाद साहब, ये मुझे आइन का बुनियादी ढांचा जो है ना, वो आपने वो आर्टिकल बताना है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। 1997 के अंदर एक जजमेंट दे के सुप्रीम कोर्ट खुद ही आईनी ढांचा बना के उसकी कस्टोडियन बन गई यार। वो कुछ तो खुदा का खौफ करे। यानी जजेस ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पार्लियामेंट के अख्तियारात के ऊपर इन्फ्रिंज किया है और 26वीं तरमीम से उनको उनकी जगह के ऊपर वापस भेजा गया है। आइन का बुनियादी ढांचा, आपने मुझे वो आर्टिकल भेजना है सर जिसके अंदर लिखा है कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा है। कोई है ही नहीं, उसका कोई मेंशन ही नहीं कहीं। 1973 के आइन का बुनियादी ढांचा 1997 की जजमेंट से पहले कहीं मेंशन ही नहीं था। खुद ही सिंगार किया, खुद ही कहा सुभान अल्लाह। तो मैं मुंतजर रहूंगा सर कानून के तालिब इल्म के तौर पे। देखिए ये जो पीटीआई ने डोजियर देना है जी जी, ये तो मुस्तरद हो चुका है। ये मुस्तरद हुआ था तो आईएमएफ का पैकेज हमें मिला था। ये तो आईएमएफ के दफ्तर के सामने, हेड ऑफिस के सामने धरने देके बैठे हुए थे। ये तो केपीके की हुकूमत से लेटर लिखते रहे उनको कि इनको पैकेज आपने नहीं देना, हम जिम्मेदार नहीं है, हम सरप्लस जनरेट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मुस्तरद हुआ था इनका ये जो डोजियर मतलब है। आप कह रहे हैं इतनी उम्मीदें ना बांधें, इतनी उम्मीद ये पहले मुस्तरद हुआ था तो वो आईएमएफ का पैकेज शुरू हुआ था। बिल्कुल याद है। अब आ जाइए, आपने जो सवाल उठाया है, देखिए मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ने बहुत ही फहम और फरासत का सबूत दिया है, क्योंकि उनकी जात को अब जाहिर है अगर वो इसके ऊपर, इससे तो मैं भी अग्री करूंगी, बहुत ही फहम और फरासत को सबूत दिया उन्होंने, आगे पास ऑन कर दिया। मुझे अर्ज करने देना, अगर वो हाँ कहते तो एक पार्टी है उसने उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाना था, अगर वो ना कहते तो उन्होंने फिर भी उसको कंट्रोवर्शियल बनाना था। मुझे पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने आज ट्विटर देखा ना तो बहुत से तज्जियाकार, मतलब हुकूमत की यूं कह लीजिए कि हम ख्याल तज्जियाकार इस चीज को जरूर यूटिलाइज कर रहे थे और फिर उन्हें उमर अता बंदयाल साहब की जो है ना वो किस्से और उससे जोड़ते हुए जो है ना अपनी ट्वीट्स कर रहे थे। तो मतलब पार्टी तो क्या यूज करेगी, तज्जियाकार ने ट्विटर में बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिया। मैं नहीं करता इस तरह की बातें, आपकी बात मैं कह रही नहीं रही जाते मुझे नोटिस आ जाया करता है मेरे नाल दे जेड़े ने ना वो एग्जॉनरेट हो जाते। ठीक है, यानी आप अंदाजा करें आजाद साहब, एक ही नेचर के केसेस के अंदर हम एक केस में हम 3 लोग और एक केस में 2 लोग इम्प्लीकेट हुए, वो 2 भी एग्जॉनरेट होके घर चले गए। वो मेरे साथ आपके सितारे गर्दिश में होंगे, वो भी चला गया, मैं दोनों की सच फंसे आया जी अल्लाह की कसम। ठीक है, अच्छा अनवर रज़ा साहब, आप मुझे ये बताइए कि बानी पीटीआई ने जब आर्मी चीफ को खत लिखा था तो भी कोरा करारा जवाब आ गया। ठीक है, एक नहीं 2 लिखे और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में एक और खत लिखेंगे और उनकी बहन ने भी इसी बात की तस्दीक की। दूसरा ये कि उन्होंने जस्टिस अफरीदी साहब को जो सोच के लिखा था कि शायद वो खुद नोटिस लेंगे, उन्होंने वो तो ना किया, यूएसबी और खत पकड़ के आईनी बेंच को सौंप दी। तो मुझे ये बताइएगा कि जो मकासद वो हासिल जो हमें नजर आ रहा है एक आम इंसानी आंख को, कि यही वो मकासद है कि खुलेआम खतूत जो है वो भेजकर वो एक कॉन्वर्सेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर मकसद ये भी हो सकता है कि वो आलमी बिरादरी की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाह रहे हों?
जरा आप देखिए ये जो खत हैं ये कहीं ना कहीं पे तो रजिस्टर्ड होंगे और कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पर भी यूज होंगे। अच्छा मैं अब जो चीफ जस्टिस को खत लिखा गया इसमें आप देखें कि बानी पीटीआई ने कहा कि वो उस पे 184(3) का उन्होंने हवाला दिया है। अच्छा अब ये वो चला गया खत आईनी बेंच के पास, ये तो उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक की इसमें बात की है। अच्छा उसका आईनी बेंच के साथ ताल्लुक क्या है, इस पर तो कमेटी खुद चाहती तो आज खुद नोटिस ले सकती थी, चलिए ना भी लेती तो सुप्रीम, ये बाइंडिंग नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कम से कम ये आईनी कमेटी के पास, आईनी बेंच के पास जाने का मतलब आप समझती हैं ये इसको ज्यादा रजी साहब कर देंगे। ना ही समझे तो बेहतर है, रजी साहब फिर भी चले ढकी छुपी बात कर ही देते हैं वो। अच्छा चले खैर, लेकिन खतूत जो है ये कहीं ना कहीं पर रजिस्टर जरूर होंगे, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। हुज्जत तमाम कर लीजिए कि नहीं, हुज्जत तमाम कर लीजिए जरा आप कि मैंने खत भी लिखा, इधर भी लिखा, उधर भी लिखा, और मेरी जो पार्टी है वो पार्लियामान से गुफ्तगू भी कर रही है। देखिए ये चीजें आगे चलकर अनफोल्ड जब होंगी तो फिर हमें अंदाजा होगा कि इसका फायदा क्या था, इसका नुकसान क्या था। आप मुझे एक बात बताइए जरा, ये मेरे सारे पैनलिस्ट बताएं कि इतना मैंडेट होने के बावजूद, इतनी ताकत रखने के बावजूद, रियासती इदारे आपके साथ हों, हर कुछ आपके साथ हो, फिर भी जब आप कोई फैसला करते हैं उसमें इतनी मायूसी, इतनी घुटन कि खुद से भी आप फैसला नहीं कर पाते। तो मुझे बताइए कि जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो आप क्या करेंगे। आपका 1 बरस पूरा हुआ, 1 बरस में आप खुद सोचिए गवर्नमेंट कि आपने क्या अपनी हुकूमत के अमूर चलाने के लिए जो कुछ किया वो रियासत के साथ इंसाफ है, क्या जमहूरियत के साथ इंसाफ है, क्या आप पार्लियामान के तकद्दुस को बरकरार रखे हुए हैं, क्या आप पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं। ये वो चीजें हैं कि हुकूमत वक्ती तौर पर अपने इक़्तिदार के लिए, अपने अमूर को चलाने की तो बात करती है, लेकिन रियासती निजाम है ना अनवर रज़ा साहब, मैं इसको मुख्तसर ये जरूर कहूंगी कि ये ताश के पत्तों की घर की मानिंद है। एक पत्ता भी गिरा तो ये सारे पत्ते बिखर जाएंगे। एक ब्रेक लेती हूं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपके साथ इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि जो अगला सेगमेंट है ना उसमें आपकी जो जज्बातियात है ना वो सारे हम लोगों की तर्जुमानी कर रही होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज सीपीआई इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली कर चुका है, 133वें से 135वें नंबर पर आ गया है। जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमारी करप्शन का है कि जिसमें हम मजीद तरक्की करते चले जा रहे हैं, और इसमें हमारा ग्राफ भी माशाल्लाह देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि एक तरफ जहाँ पे करप्शन के इंडेक्स में इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं पर हम आज के रोज़ देखते हैं कि हमारे कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में भी बड़ा भरपूर इजाफा हुआ। एमएनए और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मराज जो थी वो 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई, और इजाफे से कबल पहले मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह जो थी वो 2,18,000 थी। बहरहाल पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 100 में से 27 है, जो कि गुज़श्ता बरस 25 था। अनवर रज़ा साहब, ये इतना करप्ट तरीन मुल्क बन गए हैं। अभी इससे पहले हम आज़ाद अदलिया का रोना रो रहे थे, वो भी इंडेक्स रज़ी साहब ने हमारे से डिस्कस किए थे। सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इंटरनेशनल परसेप्शन करप्शन की जो रिपोर्ट है उसको तो हम सब मानते हैं, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं उस पर बड़ा बिलीव करते हैं। और मेरा ये सारा कसूर हमारा मीडिया का है कि जो बद इंतजामी है, जो बैड गवर्नेंस है, और जो करप्शन है, और जो वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है, ये सारा उसकी वजह से, खाली करप्शन की वजह से नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए ना, अब भी आप पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट आई है और आप अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। मैंने आज रिपोर्ट देखी, उसमें तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस है, तमाम सियासी जमातें, उस पर उनका इत्तेफाक है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा। एक जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक सिर्फ आसफा भुट्टो जो है वो पार्लियामान से तनख्वाह नहीं ले रही हैं, बाकी सारे नवाज शरीफ साहब भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने गरीब हैं कि इन्हें तनख्वाहों की जरूरत है। क्या आपने इस मुल्क में जो आपने कानून एक लागू किया है 37,000 बुनियादी जो तनख्वाह है उसका, उस पर इंप्लीमेंट करवा लिया आपने? अगर ये हुकूमत उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी तो किस मुंह से आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं? क्या आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया? कंट्रोल को छोड़िए, क्या जो कीमतें आसमानों से बातें करी थी उनको कम करवा लिया? जिले इंतजामिया आपकी किसी और काम पे लगी हुई है, आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां तक तो कायम नहीं कर सके। फिर आप बात करते हैं कि पंजाब में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। हद होती है वैसे डिटाई की, और मैं कहता हूं कि शर्मनाक बात है कि अवाम जिल्लो ख्वार हो रहे हैं। फिर मुझे इस पर आप ये जुमला याद आता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जो कि अवाम भुगत रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह भुगतती रहेगी। इसी तरह के हमारे सियासतदान एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन शाह साहब मुझे ये बताएगा, एक तो ये सीपीआई की रिपोर्ट आई है,
आज ही आज कौमी असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा भी हो गया। फिर आपको याद होगा IMF ने इनसे कहा था कि आप लोग अपनी शाख खर्चियां कम करें। सर, आप इन डॉट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे अपने तज्जिए में? देखिए, जो करप्शन इंडेक्स है ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात बता रहा है कि आपके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है वो अभी भी मौजूद है, वो नहीं हो पा रही। वो ना होने की वजह ही से आप जो है ना, आप ये कॉस्मेटिक चेंजेस तो कर लेते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल चेंजेस ना कर पाने की वजह से आप जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद की वजह से करप्शन होती है, उसको खत्म करने से में नाकाम है, ताहाल नाकाम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई है यकीनन उसकी बढ़ने की रफ्तार में कमी जरूर आई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जहां से आप वापस आ रहे हैं, ये इसको इस तरह से समझिए कि ये जो नज़ा का आलम था जब मईशत का, वहां से अगर आप इस काबिल हैं कि आज आप जो है चाहे दौड़ फिर नहीं रहे, लेकिन कम से कम ICU से बाहर आ गए, तो आप इसको भी गनीमत जानना चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने अपने पांव पे दौड़ना नहीं है। यकीनन हमें वो काविश और कोशिश जारी रखनी है जिसके जरिए हम दौड़ने के काबिल भी होंगे। लेकिन मेरे भाई ने तो खैर मीडिया को कसूरवार ठहरा दिया। मैं भाई को बताऊं, मीडिया दरअसल ना एक शीशा होता है, इसके अंदर हमेशा जो देखने वाला ना उसकी शक्ल नजर आती है। जो जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूं कि जो जहां पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बहुत सी जगहों पे है, शायद ये बात मेरी जो है पसंद ना आए, लेकिन मेरी नजर के अंदर जो अदलिया है इस मुल्क की तबाही के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार है वो शायद अदलिया का रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास 1.5 मिनट है। कहता हूं कि मेरी नजर में जो लास्ट रेमेडी होती है ना, वो अदलिया की सूरत में होती है, और ये तमाम तर जो नाक सीधी रखने का मामला है ये अदलिया नहीं करना है। अगर वो करती तो हम शायद इस हाल को ना पहुंचते। ठीक है, लास्ट 1.5 मिनट आपके कमेंट्स। ये करप्शन नहीं होती, ये करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स होता है। अच्छा। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के वेट होते हैं। वफाकी हुकूमत के अमाल का अलग वेट होता है, सूबाई हुकूमत के अमाल का अलग वेट होता है, वफाकी महकमों का अलग होता है कि उनके बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है। सबसे ज्यादा करप्शन का जो वेट आता है वो हमारी पुलिस का आता है, उसके बाद जो है वो वापडा का, फिर FBR का, और फिर बाकी लोगों का आता है। अब इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ के देखना पड़ेगा कि इसमें किस हमारे वफाक के या हमारी गवर्नेंस के अदारे ने तबाही फेरी है, जिसकी वजह से हम 133 से फिसल के 135 दर्जे पे, यानी 2 दर्जे तनज़ली पे चले गए हैं। यानी जो करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत थी उसमें हम 116 पे भी रहे हैं, 125 पे भी रहे हैं, 143 पे भी गए हैं मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, फिर रिवर्सल भी हुआ है इसका। तो ये जो 2 दर्जे ऊपर गया है, इसमें किस अदारे ने या किस महकमे ने या किस सूबे ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, एक तो ये बात है। एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, खटक साहब हैं कोई PTI के MNA, उन्होंने तनख्वाहें बढ़ने पे कहा कि हम सब हराम की तनख्वाहें खा रहे हैं, तो स्पीकर साहब ने उन्हें कहा कि आप लिख के दे दीजिए, मैं आपकी तनख्वाह बंद करवा देता हूँ। तो वो सुनी अनसुनी करके पार्लियामेंट ये वाकई में ये आंखों देखा, यूं कह लीजिए कि एक चुटकुला है, ये जोक है जो हम सबने देखा है और महसूस किया है। चलें, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।